नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों, हमने 50 क्वेश्चन कर लिए थे अभी तक। अब हम शुरू करते हैं 51 से लेकर के 100 तक। ठीक है, क्वेश्चंस एक आधे रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। What does neo-determinism emphasize about development? यानी कि नवनियतिवाद विकास के बारे में क्या जोर देता है। सबसे पहली बात है अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब क्या नवनियतिवाद ये कहता है कि संसाधनों का बिना प्रतिबंध दोहन किया जाए, या फिर नवनियतिवाद ये कहता है कि पर्यावरणीय सीमाओं के भीतर विकास किया जाए। ऑब्वियस सी बात है, नवनियतिवाद यही कहता है कि हमें पर्यावरणीय सीमाओं के भीतर रह कर के ही विकास करना है। ठीक है, डेवलपमेंट विद इन एनवायरमेंटल लिमिट्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है। विच पीरियड एनकरेज्ड एक्सप्लोरेशन टू एक्सेस रीजनल रिसोर्सेज। मतलब किस अवधि ने क्षेत्रीय संसाधनों तक पहुंच के लिए अन्वेषण को प्रोत्साहित किया। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, अंग्रेजों का काल था, पुनर्जागरण काल था। ठीक है, तो किस टाइम पर सबसे ज़्यादा एक्सप्लोरेशंस हुए थे? आपको याद हो तो आप मुझे बताइए। ठीक है, क्या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने सबसे ज़्यादा अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया था? नहीं। कॉलोनियल पीरियड ने, यस ऑब्वियस सी बात है, कॉलोनियल पीरियड ने सबसे ज़्यादा एक्सप्लोरेशन को प्रोत्साहित किया था, क्योंकि जिन लोगों ने कॉलोनियाँ स्थापित की थी उन्हें नए नए क्षेत्र खोजने थे। ठीक है, तो ये जो काल था वो अन्वेषणों का काल था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 की यहाँ पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपको लोगों के सामने यहाँ पर है। विच ऑफ विच स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी फोकसेज ऑन लिव्ड एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन। मतलब मानव भूगोल में कौन सा विचारधारा अनुभव और धारणा पर केंद्रित है? कौन सी विचारधारा है जो अनुभव और धारणा पर केंद्रित है? मतलब एक्सपीरियंस के बेस पर या अनुमान के बेस पर हम कोई भी आइडिया को सोच सकते हैं। वो कौन सी विचारधारा? क्या कल्याणवादी विचारधारा? नहीं, ये नहीं थी। रेडिकलाइजेशन? ये भी नहीं था। लेकिन जो बिहेवियरल स्कूल था ये एक्सपीरियंस और परसेप्शन पर आधारित था। तो ध्यान रखना, बिहेवियरल स्कूल का जोर किस पर था? एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन पर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की यहाँ पर बात करते हैं। व्हाट स्किल्स वर नॉट डेवलप्ड इन द अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मतलब मानव भूगोल के शुरुआती चरण में कौन सी कौशल विकसित नहीं हुई थी? क्या नो नेविगेशन स्किल मानव भूगोल के प्रारंभिक चरणों में विकसित हो गई थी? ये तो इससे पहले भी हो चुकी थी। ठीक है, फार्मिंग स्किल्स ये मानव भूगोल के प्रारंभिक चरणों के बाद में हुई थी। ठीक है, ठीक है, प्रारंभिक चरणों के बाद में। टेक्नोलॉजिकल स्किल्स उससे भी पहले हो चुकी थी, राइटिंग स्किल्स उससे भी पहले हो चुकी थी, लेकिन नेविगेशन स्किल जो है वो, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि व्हाट स्किल्स वर नॉट डेवलप्ड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल के प्रारंभिक चरणों में कौन सी कौशल विकसित नहीं हुई थी? सही बात है, फार्मिंग स्किल्स मानव भूगोल के प्रारंभिक चरणों में विकसित हो चुकी थी। टेक्नोलॉजिकल स्किल्स मानव भूगोल के प्रारंभिक चरणों में विकसित हो चुकी थी। राइटिंग स्किल्स प्रारंभिक चरणों में विकसित हुई थी। लेकिन नेविगेशन जो स्किल है वो पुराने ज़माने की है। नेविगेशन स्किल पुराने ज़माने की है, जिस समय मानव भूगोल उद्भव भी नहीं हुआ था, मानव भूगोल का कहीं पर कोई नाम नहीं था, तब भी लोगों के पास नौवहन कौशल था। एक जगह से दूसरी जगह पर लोग जाया करते थे नेविगेट करते हुए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
प्रारंभिक टाइम में जो कृषि की जाती थी वो ऐसे ही की जाती, लेकिन स्किलफुल जो फार्मिंग थी वो मानव भूगोल के विकास के बाद में हुई। टेक्नोलॉजिकल स्किल्स डेवलप हुई, राइटिंग स्किल्स नई नई डेवलप हुई, ठीक है, प्रारंभिक चरण में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 55 नंबर। व्हाट इज़ द मेन कंसर्न ऑफ द वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में जो कल्याणवादी विचारधारा है, एक मिनट, ह्यूमन ज्योग्राफी की जो कल्याणवादी विचारधारा है उसकी मुख्य चिंता यानी मेन कंसर्न क्या था। कैपिटलिज्म इसका मेन कंसर्न था? नहीं, इसका मेन कंसर्न कैपिटलिज्म नहीं था। ये तो मार्क्सवादी विचारधारा का था। किसका था? मार्क्सवादी विचारधारा का, मार्क्सिज्म जिसे हम कह देते हैं, या हम कह सकते हैं रेडिकलाइजेशन के जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। तो मार्क्सवादी विचारधारा अलग थी। मार्क्सवादी विचारधारा कैपिटलिज्म को थोड़ा सा डीमोटिवेट करती थी, या फिर मैं कहूँ डीफेम करती थी। वो कैपिटलिज्म के पक्ष में नहीं थी, वो रेडिकलाइजेशन के पक्ष में थी, रेडिकलाइजेशन के पक्ष में थी। ओके, मानव कल्याणवादी विचारधारा जो है वो सामाजिक कल्याण के पक्ष में थी। किसके पक्ष में थी? सामाजिक कल्याण के पक्ष में थी। तो मेन कंसर्न वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट का यही था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। व्हाट कॉज्ड द शिफ्ट फ्रॉम माइथ्स टू रियलिटी इन ज्योग्राफिकल नॉलेज। भूगोल ज्ञान में मिथकों से वास्तविकता की ओर बदलाव का कारण क्या था? मतलब लोग पहले झूठ में विश्वास करते थे, माइथोलॉजी में विश्वास करते थे, लेकिन किसके बाद में लोग वास्तविकता में ज़्यादा विश्वास करने लगे? तो किसके बाद में करने लगे? बहुत सारे एक्सप्लोरेशन हुए एंड बहुत सारी यात्राएं जो हुई, वॉयजेस जो हुई, उनके बाद में लोगों के मन में जो धारणाएं थी, जो माइथोलॉजिकल गलत धारणाएं थी, उनमें बदलाव देखने को मिला। हम इंडिया में भी देखते हैं कि 7 समुद्र की जो यात्राएं हुआ करती थी वो अपशकुन मानी जाती थी या पाप मानी जाती थी, ठीक है। तो जो माइथोलॉजिकल विचार थे लोगों के, वो वास्तविकता में कब बदले? एक्सप्लोरेशन एंड वॉयजेस के बाद में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 हम यहाँ देखते हैं। व्हाट लेड टू ग्लोबल वार्मिंग अकॉर्डिंग टू नियो डिटर्मिनिज्म। यानी कि नियो डिटर्मिनिज्म के अनुसार वैश्विक तापमान वृद्धि का कारण क्या है? वैश्विक तापमान वृद्धि का कारण क्या है? रेगुलेटेड डेवलपमेंट मतलब नियमित विकास क्या तापमान वृद्धि का कारण है? नहीं, नियमित विकास नहीं है, ठीक है। फ्री रन ऑफ डेवलपमेंट, यही बात है कि फ्री रन ऑफ डेवलपमेंट जो है उसकी वजह से वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। इस फ्री रन ऑफ डेवलपमेंट की जगह हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना होगा। डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना होगा, ठीक है। किसी भी विकास का स्वतंत्र प्रवाह हमेशा नुकसानदायक ही होता है, बल्कि ध्यान हमें किसका रखना चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान रखना चाहिए। संसाधनों का संरक्षण करने से तापमान वृद्धि नहीं होती है। पर्यावरणीय नियमों का पालन करने से तापमान वृद्धि नहीं होती है, जबकि विकास का स्वतंत्र प्रवाह ही तापमान में वृद्धि का कारण है नवनियतिवाद के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। व्हाट वाज द फोकस ऑफ द रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। कट्टरपंथी विचारधारा का केंद्र बिंदु क्या था? यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला ही इसका राइट आंसर है। कट्टरपंथी विचारधारा का जो मेन बिंदु था वो प्रौद्योगिकी विकास भी नहीं था, नेविगेशन एंड एक्सप्लोरेशन भी नहीं था, एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन भी नहीं था। उसका जो मेन कंसर्न था, मेन फोकस जो था वो पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी पर था, गरीबी और असमानता पर उनका मेन फोकस था। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 58 का, वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। विच डेवलपमेंट हैज़ मेड मॉडर्न लाइफस्टाइल पॉसिबल। यानी कि कौन सा विकास आधुनिक जीवन शैली को संभव बनाता है? आधुनिक जीवन शैली को संभव कौन सा विकास बनाता है? सबसे पहले हमें ये बताना होगा, ठीक। तो
टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो आधुनिक जीवन शैली को ही संभव बनाता है। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, जो जीवन शैली है वो उतनी ही आसान होती चली जाएगी। ठीक है, मतलब जीवन जीने का तरीका, लाइफस्टाइल जो है वो। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ने आधुनिक जीवन शैली को संभव बना दिया है। नहीं तो पहले जो था वो हम प्रिमिटिव टाइप से रहते थे, आदिम प्रकार से हम पहले रहते थे। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ वैसे वैसे हम मॉडर्न जीवन शैली को अपनाने में कैपेबल हो सके। ओके, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। विच कॉन्सेप्ट ट्राइज टू बैलेंस ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। किसके मतलब कौन सी अवधारणा मानव विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करता है कौन, पॉसिबिलिज्म, और एनवायरनमेंट की बात करता है कौन, नवनियतिवाद, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की। ठीक है, तो एक बैलेंस बनाने की बात की गई है, तो ध्यान रखना नवनियतिवाद जो कॉन्सेप्ट है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही वो कॉन्सेप्ट है जो मानव विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। अर्थात नवनियतिवाद के अनुसार मानव विकास हमें सस्टेनेबल करना है और हमें पर्यावरण को भी बचाना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसा हमें विकास करना है जिसकी वजह से विकास तो हो लेकिन पर्यावरण भी बचा रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं नेक्स्ट। व्हाट डज ह्यूमन ज्योग्राफी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन। मानव भूगोल क्या समझाने का प्रयास करता है। मानव भूगोल जो समझाने का प्रयास करता है, क्या वो क्लाइमेट चेंज को समझाने का प्रयास करता है, नहीं। क्या ह्यूमन इवोल्यूशन को, नो। अर्थ फिजिकल स्ट्रक्चर को, नो। तो मानव भूगोल जो प्रयास करता है वो रिलेशनशिप को समझाने का प्रयास करता है, किस किस के बीच में, ह्यूमन लाइफ एंड स्पेस के बीच में, जो एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड स्पेस हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को समझाने का प्रयास करता है मानव भूगोल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को जो आंसर करना है वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना है और वीडियो को पॉज करके और अपने अकॉर्डिंग आंसर सोच लेना है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ टाइम दूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए आप लोगों को टाइम दिया जाए 10 सेकंड का, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग ऐसा ही करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही है, सही बताना। इट इज़ हाईली इंटरडिसिप्लिनरी, क्या ये बात है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो सही है, हाईली इंटरडिसिप्लिनरी है। इट फोकसेज ओनली ऑन सोशल आस्पेक्ट, ना, ये नेचुरल आस्पेक्ट को भी ध्यान में रखता है। इट स्टडीज ओनली फिजिकल फीचर, ना, ये ह्यूमन आस्पेक्ट को भी ध्यान रखना है। इट इग्नोर्स, नहीं, ये इग्नोर्स नहीं करता ह्यूमन एंड स्पेस के बीच के रिलेशन को, तो ये नहीं है। मतलब हमारा जो पहला ऑप्शन है वही राइट आंसर हो जाएगा। इट इज़ हाईली इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि अत्यधिक अंतः विषयक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। What phase of human geography is marked by use of computers and statistical tools? कौन सा फेज था कि वहाँ पर कंप्यूटर और सांख्यिकी उपकरणों के उपयोग द्वारा हमें उस चिन्हित कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फेज़ बताना आपको। क्या रीजनल एनालिसिस, ना, रीजनल एनालिसिस तो बहुत पहले हो चुका था जब कंप्यूटर बना ही नहीं था। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, यस, ये जो फेज़ आया था ह्यूमन ज्योग्राफी में, इस फेज़ में कंप्यूटर और स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज़ किया जाने लगा था। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन जो था उसमें हम ये देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें जो गणितीय संक्रियाएं जो थी उन पर जोर दिया जाने लगा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ फोकस ड्यूरिंग द अर्ली कॉलोनियल पीरियड इन ह्यूमन ज्योग्राफी। मतलब मानव भूगोल का जो प्रारंभिक औपनिवेशिक काल था, मतलब प्रारंभिक औपनिवेशिक काल में मानव भूगोल के निम्नलिखित में से किस पर ध्यान का ज़्यादा केंद्रित किया गया था, ये आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान क्या, रीजनल यूनिकनेस पर, ना,
डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन फेनोमेनन ना, इस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं। यूज़ ऑफ स्टेटिस्टिकल टूल्स नहीं, ये तो 1950s के बाद में आया था, मतलब उपनिवेश काल तब तक समाप्त हो चुका था इंडिया में तो, ठीक है। और यूज़ ऑफ स्टेटिस्टिकल टूल्स तो ये भी नहीं होगा। बट उस टाइम पर जो था वो एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, नए नए क्षेत्रों की खोज की जा रही थी और उनकी व्याख्या की जा रही थी कि हाँ इस क्षेत्र में इस तरीके के रिसोर्सेज हैं, यहाँ पर इस तरीके के ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। What was the main aim of human geography in the later colonial period? वो तो इन्हीं प्रारंभिक था और ये बाद का उपनिवेशी काल है, इसमें मानव भूगोल का मेन एम क्या था? क्या वैश्विक पैटर्न की पहचान करना? नहीं, ये नहीं था। मैपिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़? नो, ये भी नहीं था। अंडरस्टैंडिंग लोकल कॉन्टेक्स्ट? नो, ये नहीं था। यहाँ पर जो मेन एम था वो था इम्पीरियल एंड ट्रेड इंटरेस्ट्स को बढ़ाना, मतलब साम्राज्यवादी और व्यापारिक हित यहाँ पर देखे गए थे कि हमारा हित किस चीज़ में है, ठीक है। साम्राज्यवादी और व्यापारिक हित देखे गए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेज़ों ने भी यही देखा था, साम्राज्यवादी नीतियाँ अपनाई थी और अपने ट्रेड हित वहाँ पर वो लोग देख रहे थे कि हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा कैसे हो, किस तरह के हमें टैक्सेस लगाने हैं, किस तरह से हमें रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ठीक है। वो सब ध्यान दिया गया था बाद के जो लेटर कॉलोनियल पीरियड था उस टाइम पर ही इस ह्यूमन ज्योग्राफी में ने। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फेज फ्रॉम द लेट 1950s टू द लेट 1960s? यानी कि 1950 के अंत से 1960 के अंत तक के चरण की क्या विशेषताएं हैं? तो यहाँ पर मानवतावादी दृष्टिकोण ना, यहाँ मानवतावादी दृष्टिकोण उसके बाद में आया था, 1960s के बाद में आया था। यी फू तुआन आपको याद होंगे, ठीक है। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एरियाज ये पहले ही हो चुका था, ठीक है। यूज़ ऑफ फिजिकल लॉज इन जियोग्राफी, यस, इस टाइम पर नेचर के जो लॉज थे उनको ज्योग्राफी में यूज़ किया जाने लगा था, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान तो बहुत बाद में दिया गया था, 1970s के बाद में ध्यान दिया गया था, 71 के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ ऑफ फिजिकल लॉज इन ज्योग्राफी, फिजिकल लॉज को यूज़ किया जाने लगा था। सिंपली आप कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन उस टाइम पर चल रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की यहाँ पर हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोकस ऑफ द ह्यूमनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट इन 1970s? 1970 के दशक में मानवतावादी कट्टरपंथी और व्यावहारिक विचारधाराओं का ध्यान केंद्रित नहीं था। किस पर नहीं था? रिलेवेंस टू सोशल पॉलिटिकल रियलिटी, इस पर तो केंद्रित था भाई ध्यान। ग्रैंड जनरलाइजेशन, इस पर भी ध्यान केंद्रित था। यूनिवर्सल थ्योरीज पर भी ध्यान केंद्रित था, ठीक है। लेकिन क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस थे इस पर ध्यान केंद्रित नहीं था, ठीक है। ये पॉजिटिविस्टिक अप्रोच की बात हो गई, यहाँ पर किसकी बात होगी? पॉजिटिविस्टिक अप्रोच की बात की गई है। यहाँ पर बिहेवियरल अप्रोच का कोई काम नहीं है, रेडिकल अप्रोच का कोई काम नहीं है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का कोई काम नहीं है। संख्यात्मक एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस किससे रिलेटेड है? पॉजिटिविस्टिक अप्रोच से रिलेटेड है, ठीक है। अगस्त काम्टे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, अगस्त काम्टे, क्या यही थे? एक बार मुझे करेक्ट करिएगा आप लोग कमेंट करके। नेक्स्ट 68 नंबर का क्वेश्चन है। विच स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज्ड ड्यू टू डिसकंटेनमेंट विद द क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन? मतलब संख्यात्मक जो क्रांति थी, इस क्रांति से असंतोष पैदा हुआ और उस असंतोष के कारण कौन सी विचारधारा का उद्भव यहाँ पर हमें देखने को मिला है? तो रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है वो संख्यात्मक क्रांति के असंतोष से पैदा नहीं हुआ है। यहाँ पर जो नई स्कूल इंट्रोड्यूस की गई थी वो थी ह्यूमनिस्टिक स्कूल, क्योंकि हर जगह ज्योग्राफी में क्वांटिटेटिव एप्लीकेशंस का यूज़ नहीं किया जा सकता था।
ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी जो थी वो मेज़र नहीं किया जा, ह्यूमन बिहेवियर मेज़र नहीं किया जा सकता। बहुत सी चीज़ें हैं ह्यूमंस की जो मेज़र नहीं किए जा सकते। आप उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं यूज़ कर सकते। तो इसके अगेंस्ट जो स्कूल डेवलप हुई वो हुई थी ह्यूमनिस्टिक स्कूल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी एम्फेसिस, यानी कि उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकता, उत्तर आधुनिकतावाद की बात की जा रही है यहाँ पर। यानी कि उत्तर आधुनिकतावाद ने किस चीज़ पर जोर दिया था, कौन से सिद्धांत पर, किस चीज़ पर उनका दौर था। ठीक है, उत्तर आधुनिकतावाद का किस चीज़ पर दौर था। तो क्या सार्वभौमिक व्याख्याएं, ना, यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशंस पर उनका जोर नहीं था। उनका जो जोर था वो था लोकल कॉन्टेक्स्ट एंड इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर था। तो ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के सामने, कि पोस्ट मॉडर्निज्म के टाइम पर जो मेन एम्फेसिस दिया गया था वो लोकल कॉन्टेक्स्ट एंड इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग पर दिया गया था। स्थानीय संदर्भ और व्यक्तिगत समझ पर जोर दिया गया था। ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म की बात की गई है। मॉडर्निज्म के बाद में पोस्ट मॉडर्निज्म आता है, मतलब क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, उसके बाद में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, उसके बाद में मॉडर्निज्म और उसके बाद में पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ध्यान रखना, पोस्ट मॉडर्निज्म के टाइम पर जो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था वो दिया गया था लोकल कॉन्टेक्स्ट एंड इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, एक मिनट, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन फेज ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। मानव भूगोल के अन्वेषण और वर्णन चरण की मुख्य विशेषताएं क्या थी। क्या मैथमेटिकल मैपिंग इसकी मुख्य विशेषता थी? नहीं, मैथमेटिकल मैपिंग इसकी मुख्य विशेषता नहीं थी। वो तो किसकी थी? क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन की। ठीक है। उसके बाद में एनसाइक्लोपीडिक डिस्क्रिप्शन ऑफ रीजन्स, ये जो मेन चीज़ है वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा की गई थी। बी, मतलब क्षेत्रों को खोजा जाता था और उनके बारे में सर्वे करके और उनके बारे में लिखा जाता था, बड़े लेवल पर एक्सप्लोर किया जाता था और उनको डिस्क्राइब भी किया जाता था। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का सब फील्ड कौन सा है? रीजनल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, मरीन जियोलॉजी या एनवायरमेंटल साइंस। इन चारों में से कौन सा मानव भूगोल का उपक्षेत्र माना जाता है? तो ध्यान रखना, रीजनल ज्योग्राफी मानव भूगोल का उपक्षेत्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी में फिजिकल एस्पेक्ट, मरीन जियोलॉजी में समुद्री जीवों के बारे में, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री मतलब एनवायरनमेंट में कौन कौन से एलिमेंट हैं इनके बारे में पढ़ा जाता है। जबकि रीजनल ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में भी स्टडी की जाती है। कौन से रीजन में किस तरह के स्पीसीज़ रहते हैं, किस तरह की रेस रहती है, इसके अलावा कौन कौन सी ट्राइब्स रहती हैं, किस किस तरह की वो प्रैक्टिसेस करती हैं। ठीक है। तो रीजनल ज्योग्राफी जो है वो मानव भूगोल का उपक्षेत्र माना जाता है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है। आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए। व्हाट डज द टर्म एरियल डिफरेंशिएशन फोकस ऑन इन ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल में एक कॉन्सेप्ट चलता है एरियल डिफरेंशिएशन, मतलब क्षेत्रीय भेद की बात करते हैं। तो ये किस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करती है? एरियल डिफरेंशिएशन मेन चीज़ है क्या चीज़? ठीक है। तो मैपिंग रिसोर्सेज, ना, ये काम नहीं है। ह्यूमन बिहेवियर को, ना, ये बिहेवियरल अप्रोच की बात की जा रही है। थ्योरेटिकल मॉडल डेवलपमेंट, ना, ये नोमोथेटिक अप्रोच है। तो एरियल डिफरेंशिएशन जो फोकस करता है वो किस पर करता है? रीजन की यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करना, किसी भी रीजन की यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करना, मतलब एक रीजन दूसरे रीजन से किस प्रकार से भिन्न है। ठीक है। यहाँ पर भिन्नता देखी जाती है। ठीक है। क्योंकि अलग अलग रीजन अलग अलग होते हैं। ध्यान रखना, ये दो रीज़न हैं, जैसे मान लो एक ये रीज़न हो गया और एक ही रीज़न हो गया।
इन दोनों में समानताएं हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कोने में या कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ यहाँ पर ज़रूर है जो यहाँ पर नहीं है। मतलब यहाँ पर जो चीज़ है वो यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर जो चीज़ है वो यहाँ पर नहीं है। मतलब ऐसी आइडेंटिफिकेशन देखना जो इस एरिया को यूनिक बनाती है बाकी सारे वर्ल्ड से या दूसरे रीजन से। ओके, तो यूनिकनेस ऑफ रीजन्स को आइडेंटिफाई करना ही एरियल डिफरेंशिएशन का फोकस था। आप आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 की बात करते हैं। व्हाट डज स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, स्थानिक संगठन की बात की गई है। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन इन ह्यूमन ज्योग्राफी प्राइमरली डील विथ, मतलब मानव भूगोल में स्थानिक संगठन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ग्लोबल ट्रेड पैटर्न से ना। स्थानिक संगठन यानी कि स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की अरेंजमेंट देखता है किसी भी स्थान पर, कि कोई भी स्थान पर किस तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ की जा रही है। स्पेशल मतलब स्थान जो है वो किस तरह से रिलेटेड है, किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है। किसी पर्टिकुलर स्पेस में ह्यूमंस किस तरह की एक्टिविटीज़ करता है और वो किस ऑर्डर में करता है। ठीक है, मतलब स्थान में मानव गतिविधियों का संगठन देखता है। अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन स्पेस किसका काम है? स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का काम। ठीक है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में हम ये देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर का क्वेश्चन। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ड्यूरिंग द अर्ली कॉलोनियल पीरियड? अर्ली कॉलोनियल पीरियड में ह्यूमन ज्योग्राफी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट कल्चरल एक्सचेंज? नो, कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करना, एक मिनट, चलो रहने दो इसे, लाइट आ जाती है अभी थोड़ी देर में, मैं ऐसे ही करवाता हूँ आपको। ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज की बात यहाँ पर नहीं की जाती है अर्ली कॉलोनियल पीरियड में। टू डिस्क्राइब रीजन्स एंड देयर फीचर्स, मतलब नए नए एक्सप्लोरेशन करना और उनके फीचर्स को बताना, यही उद्देश्य था उस टाइम पर। ऑप्शन नंबर बी। सेम क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज यहाँ पर चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 75 की यहाँ पर बात करते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन। विच स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी एम्फेसाइजेज लाइव्ड एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन? एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन की बात करते हैं। क्वेश्चन देखो यहाँ पर भी रिपीट हुआ है। ह्यूमनिस्टिक स्कूल नहीं है, रेडिकल स्कूल नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म फेज? पोस्ट मॉडर्निज्म यहाँ पर ये भी थोड़ा सा रिपीट हो गया है, सॉरी। फोकस ऑन लोकल एंड इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सब फील्ड इन ह्यूमन ज्योग्राफी? मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के बीच क्या संबंध है? दे आर डिस्टिंक्ट एंड डू नॉट ओवरलैप। क्या वो ओवरलैप नहीं करते हैं? नहीं, ओवरलैप करते हैं। दे ओवरलैप एंड इंटरसेक्ट, ऑब्वियस सी बात है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी के जो उप क्षेत्र हैं वो ह्यूमन ज्योग्राफी को ओवरलैप भी करते हैं और इसके साथ इंटरसेक्ट भी करते हैं, इसको इंटरसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 78 की बात करते हैं यहाँ पर। विच फेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज नोन फॉर द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस? ऑब्वियस सी बात है, हमने अभी भी देखा था कि जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का जो फेज़ था, इस टाइम पर कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, कंप्यूटर टूल्स का, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, स्टैटिस्टिकल टूल्स का सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। What approach did human geography take in the 1970s due to discontent with quantitative methods? ऑब्वियस सी बात है, 1970 के दशक में संख्यात्मक विधियों में असंतोष के कारण मानव भूगोल ने कौन सा दृष्टिकोण अपनाया है? तो ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच थी वो यहाँ पर अपनाया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। इन विच पीरियड
डिड ह्यूमन ज्योग्राफी फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग मैपेबल पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है उनको मैप कर दिया जाएगा, कौन से टाइम पर, किस काल में इस तरह की चीज़ें देखी गई थी, मतलब उनको मैप करने की बात की जा रही है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को। तो ध्यान रखने का, अर्ली कॉलोनियल पीरियड में ऐसा नहीं हुआ था, तो ये हुआ था क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के टाइम पर, क्वांटिटेटिव, उस टाइम पर ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ थी उनको मैप किया जा रहा था, मेज़र किया जा रहा था, गणितीय विधियों के द्वारा उनको मापने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, मैपेबल, ये मैप की बात की जा रही है, मैपेबल पैटर्न। तो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन जो कि कब आया था, लेट 1950s टू 1960s, 1950 के अंत से 1960 के दशक तक, इस टाइम पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइम पर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आई थी, और ये 1903 टू इंटर वॉर पीरियड, उस टाइम पर ये अलग ही सिस्टम चल रहा था, कॉलोनियल एंड हो रहा था उस टाइम पर। 81 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी रिलेटेड टू सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो सब फील्ड है वो कौन सा है। लाइट आ चुकी है यहाँ पर। ठीक है, तो सोशल ज्योग्राफी ऑब्वियस सी बात है, समाजशास्त्र से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ईजी है, 81 से लेकर के और 100 तक। चलिए ट्राई करते हैं। विच डिसिप्लिन इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद बिहेवियरल ज्योग्राफी, ऑब्वियस सी बात है साइकोलॉजी, बिहेवियर की स्टडी यही करता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 83, विच एरिया ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज कंसर्न विद स्टडी ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल कंडीशंस, ऑब्वियस सी बात है मेडिकल ज्योग्राफी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 84, विच डिसिप्लिन इज कनेक्टेड टू द ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेल बीइंग, वेल बीइंग की बात की जाए सोशल वेल बीइंग की, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल साइंस दे रखा है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स दे रखा है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स दे रखा है, और सोशोलॉजी की बात की जा रही है। यहाँ पर आप लोगों को मुझे बताना है कि कौन सा सामाजिक कल्याण भूगोल से कौन सा अनुशासन जुड़ा हुआ है। तो कल्याणात्मक जो अर्थशास्त्र है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है वो इससे जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, द स्टडी ऑफ जेंडर रिलेटेड इश्यूज इन जियोग्राफी इज मोस्ट क्लोज रिलेटेड टू विच डिसिप्लिन, ऑब्वियस सी बात है वुमेन्स स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पर नहीं देखेंगे हम, वुमेन्स स्टडी की हम बात करेंगे। एक मिनट, एट्टी फाइव हो गया, 86 की बात करते हैं। विच सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी डील्स विद द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलिट्री फोर्सेज, तो मिलिट्री ज्योग्राफी जो है वो इसमें आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं, विच डिसिप्लिन इज एसोसिएटेड विद द ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चरल जो साइंस है वो इसमें देखी जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 87। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 88, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट इसमें देखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, विच सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्टोरल पैटर्न्स, इलेक्टोरल ज्योग्राफी, एक मिनट, इलेक्टोरल ज्योग्राफी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सेफोलॉजी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए ये सेफोलॉजी क्या चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 90, विच फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी फोकसेज ऑन अंडरस्टैंडिंग टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, मार्केटिंग 9, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 91 की बात करते हैं, विच डिसिप्लिन इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग,
ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग किस में आता है, इकोनॉमिक्स में आता है या बिजनेस स्टडीज़ में आता है, बताइए। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, मार्केटिंग जो आता है वो बिजनेस स्टडीज़ में आता है, ऑप्शन नंबर ए। 92 की बात करते हैं, विच सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी फोकस ऑन स्टडी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स। ह्यूमन सेटलमेंट्स जो आते हैं वो सेटलमेंट ज्योग्राफी में आते हैं। सेटलमेंट ज्योग्राफी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट, ओके। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं, विच फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी डील्स विद द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है वो डील करती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, विच डिसिप्लिन इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। ऑब्वियस सी बात है, हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, विच फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी फोकस इन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट। रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट के बारे में, तो अर्बन एंड रूरल प्लानिंग जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, विच सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, द स्टडी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर मैनेजमेंट इन ह्यूमन ज्योग्राफी इज पार्ट ऑफ विच सब फील्ड। ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, ऑब्वियस सी बात, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों के ह्यूमन ज्योग्राफी की जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके लास्ट में एक टेबल दे रखी है, उसमें सारा ये डिसिप्लिनरी रिलेशन दे रखा है आप लोगों का ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ। 98 की बात करते हैं, विच सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी फोकसेज ऑन द स्टडी ऑफ टूरिज्म एंड इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म की बात करते हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 99, विच डिसिप्लिन इज क्लोजली रिलेटेड टू अर्बन एंड रूरल प्लानिंग इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ऑब्वियस सी बात है, किस में देखा जाएगा, यहाँ पर देखना, अर्बन एंड रूरल प्लानिंग की बात की गई है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इकोनॉमिक्स, नहीं इकोनॉमिक्स में नहीं है ये, अर्बन एंड रूरल प्लानिंग इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ऑफ प्लानिंग देखा जाता है, सबसे पहली बात तो ये है रीजनल ज्योग्राफी का पार्ट, ठीक है, रीजनल ज्योग्राफी का पार्ट है। अर्बन एंड रूरल प्लानिंग जो है वो यस इकोनॉमिक्स का ही पार्ट होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 100 नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, विच सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट और ह्यूमन सेटलमेंट के बीच में रिलेशन कौन देखता है, सेटलमेंट ज्योग्राफी, ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होता है। ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन है 81 से लेकर के 100 तक के, ये थोड़े से ईजी हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर, ध्यान रखना, हमने फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी का जो बुक है 12th की है, 12th की ह्यूमन जियोग्राफी की बुक है, ह्यूमन जियोग्राफी की बुक है, जिसका चैप्टर फर्स्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इससे बनने वाले जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे हमने सभी देख लिया। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, ठीक है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है वो, पॉपुलेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है, पॉपुलेशन से रिलेटेड बहुत शानदार फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।